नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। रूस से क्रूड आयात में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या मतलब है इसका, समझेंगे हम शो में। साथ ही साथ इस हफ्ते रेल व्हील के लिए मेगा टेंडर संभव है, ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे शो में। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी करेंगे शो में शामिल। वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार शानदार तेजी पर बंद हुए। निफ्टी 174 अंक चढ़कर 17,799 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 650 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखी और वो 59,688 पर बंद हुआ। बैंकिंग और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिन भर और किस तरह की हलचल रही बाजार में, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। ये जो अपनी स्क्रीन अपनी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको तीन चीज़ें अहम दिखेंगी। फर्स्ट दिखेगा एडवांस डिक्लाइन, जो कि 1200 शेयरों के अंदर बढ़त थी और ये अच्छा साइन है कि आज वापस हमको मजबूती देखने को मिली है। और आज हमने गैप का फ़ायदा भी उठाया। गैप अप होने के बाद बाजार ने अपने गैप्स को ख़त्म नहीं किया, बल्कि डेज़ हाई पे निफ्टी और डेज़ हाई पे बैंक निफ्टी बंद हुई हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं तो 40,200 के लेवल आ जाए हैं। ये आज में 40,000 पार हुआ, आज में 40,200 पार हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। और इस बीच अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में चलते चलते ऑलमोस्ट ये भी अपने 17,800 के लेवल के आसपास आके इसने क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के आज के लिए मार्केट का ये कह सकते हैं कि दिन बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा और निफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। इन स्पाइट ऑफ दिस की रिलायंस आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकिंग काउंटर्स में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हिस्सा है उन्होंने आज काफ़ी चलाया। मैं एक एक करके आपके सामने टॉप गेनर्स भी लेके आऊँगा, वो अपने आप स्क्रीन पर देखिएगा। आज श्री सीमेंट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। सीमेंट कंपनीज के अंदर बैक टू बैक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये शेयर 5% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आज तेल के गिरने का फायदा अच्छा मिला। बीपीसीएल इसके लिए ऊपर आ गया और साथ ही एचपीसीएल के अंदर भी हमको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। आज बैंकिंग में एक रुका हुआ एक्सिस बैंक, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। आज आईटी कंपनीज के अंदर भी पुल बैक स्ट्रॉन्ग था और उसमें टेक महिंद्रा ने आज बाजी मारी। ये निफ्टी का आज का टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। आईसीआईसीआई बैंक भी आज बैंक निफ्टी को चलाने में वेटेज वाला शेयर सबसे पहले ये साबित हुआ और इसने आज काफ़ी अच्छा चलाया। अब मैं जरा लूजर्स की कैटेगरी में आता हूँ। आज मार्केट्स के अंदर किसने ज़्यादा परेशानी दी है? आज हिंडाल को नहीं चल पाया। आज एक्चुअली मेटल्स थोड़ा फिर से बैक बर्नर पे चले गए थे। हिंडाल को 2.5% नीचे, टाटा स्टील नीचे गया। एसबीआई लाइफ ने अपना साल का हाई लगाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर करवाई है। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स भी चले हुए नहीं है। ये दोनों शेयर्स के अंदर भी आज हमको कुछ ज़्यादा फायदा हमको देखने को नहीं मिला। एसबीआई लाइफ और टाटा मोटर्स इन दोनों के दोनों कमज़ोर थे। मैं आता हूँ जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, क्योंकि वहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। कल भी जब आप बाजार को सपाट देख रहे थे तो छोटे मझोले शेयर्स के अंदर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट की क्लोजिंग आज काफ़ी शानदार रही है। डेज हाई पे इसने बाकायदा क्लोज किया 11% ऊपर। बजाज होल्डिंग्स, ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है जो कि ज़्यादातर बजाज के जितने शेयर्स का मूवमेंट होता है इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। बजाज होल्डिंग्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आज एंजल एक ही दिन में 5% से ज़्यादा चल के इसने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया। 111 रुपये की बढ़त आज एंजल में हमको बनते हुए दिखी है। और इंडियन बैंक के साथ साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो छोटी मझोली कंपनी की मिड कैप कंपनी है, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमको बनते हुए दिखा। मिड कैप के लूजर्स भी थे आज लिस्ट के अंदर, मैं जरा उससे भी आपको अवगत कराता हूँ। सरकारी कंपनी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम आती है, एमएमटीसी, इसके अंदर आज हमको नुकसान देखने को मिला। एमएमटीसी के अंदर नुकसान था। केआरबीएल जो चावल से जुड़ी हुई कंपनी है, ये थोड़ी वॉलेटाइल है, एक रेंज के अंदर बार बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आज 5% नीचे। इसके अलावा धानी जो पहले इंडिया बुल वेंचर्स के नाम से जानी थी, उसके अंदर भी हमको नुकसान देखने को मिला। और सुजलॉन के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग होना तेज हो गया। ये जो छोटे मझोले शेयर जिनकी थोड़े क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स थे, उनके अंदर वापस से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है, यानी कि बड़े शेयर आज फिर से मौका फायदा उठाते हुए दिखे। तो कुल मिला के मार्केट के लिए दिन आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर एक्सपायरी काफ़ी अच्छी होते हुए दिखाई दी, लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या इस पर रुकावट देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं सवाल। देवांग शाह और रवि सिंह को करते हैं शो में शामिल। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। देवांग, 17,700 जो आंकड़ा है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, 17,798। तो यहाँ पर जाकर निफ्टी फाइनली टिका है। आज एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी तो थी 1% के आसपास की, लेकिन वही सवाल, क्या ये तेज़ी रहेगी बरकरार आगे?
डेफिनेटली हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो उसका ट्रेंड पॉजिटिव लास्ट 4 डेज में रेंज में देखा था निफ्टी को। बट हमें लगता है कि और भी अपसाइड मूव आ सकता है निफ्टी के अंदर। जो लेवल्स है 18 टुवर्ड 18000 के टुवर्ड निफ्टी जाता हुआ हमें दिख सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 17650 का, उसके साथ बने रह सकते हैं निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर में। ओके रवि, आपसे भी मैं पूछूंगा वही सवाल। आपको लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर पिछले जो हमने हफ्तों में देखा था कि अचानक से बाजार चलता था फिर कुछ दिन गिरावट होती थी बहुत ज्यादा, वो वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले समय में? देखिए यहाँ पे सौमित जी, इन्फ्लेशन का जो डर था वो अब निफ्टी के लिए फायदेमंद हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पर इस इन्फ्लेशन के डर की वजह से वर्ल्ड वाइड नीचे आई हैं, और रुपी भी यहाँ पर जो है वो अच्छी स्थिति में आता हुआ नजर आया है। 80 के पास सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर 17,800 के ऊपर यहाँ पर मार्केट रहता है तो एक बार 18,200 तक की दौड़ लगा सकता है, और कहीं ना कहीं से वो मूवमेंट यहाँ पर अब बनती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी का जो मोमेंटम है इसमें खास तौर से जैसे बैंकिंग है, आईटी इस समय काफी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वो आपको अट्रैक्शन दे सकता है। बैंकिंग आपको अट्रैक्शन दे सकता है। मेटल काउंटर में भी जो प्राइसेस डाउन हो रही है उसका फायदा कमोडिटी प्राइसेस से काफी फायदेमंद है, क्योंकि उससे भी इन्फ्लेशन पे काफी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव बन रहे हैं, और मेजर सेक्टर्स जो है वो अब थोड़ा एक स्टेबिलिटी ला रहे हैं और थोड़ी सी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मुझे लगता है बैंक निफ्टी 40,800 तक के लेवल दिखा सकता है, निफ्टी 18,200 तक के लेवल तक जा सकता है। तो आने वाला ये हफ्ता या आने वाला 2 दिन या फिर अगला हफ्ता जो है वो दोनों पॉजिटिव यहाँ पर बने रह सकते हैं। टर्म में दिखाई देता है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन रवि, इस बीच जो खबर बड़ी आ रही है वो ये कि ईसीबी ने जो है अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, 75 बेसिस पॉइंट से 1.25% पर पहुंच गई है वहां पर ब्याज दरें। महंगाई का अनुमान भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 2.3% कर दिया है। यूरोप में हम देख रहे हैं कि 40% के हाइज पर महंगाई चल रही है, कोशिश कर रही है वहाँ के सेंट्रल बैंक्स की उनको कंट्रोल में किया जाए। लेकिन अब जब धीरे धीरे वहाँ पर भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो या फिर ग्लोबल मार्केट है उस पर? देखिए, अगर कहीं भी इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है और वहां पे अगर डिपॉजिट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो वो इक्विटी मार्केट के लिए काफी बड़ा खतरा जब बनना शुरू हो जाता है, या फिर ये कहें कि जो पी अगर हाई रहता है तो वहां पर फिर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। सेम, क्योंकि बॉन्ड वहां पर अट्रैक्शन में आ जाएंगे। जैसे आपने पिछले कुछ हाल फिलहाल में देखा होगा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक या फिर निफ्टी की भी बात करें तो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज बॉन्ड के रेट यूएस में काफी अच्छे मिल रहे हैं। आपको जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए उसका फायदा वहां पर मिल रहा है। तो सेम पैटर्न पे अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में जो हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक्स है या जिनके पी काफी हायर साइड पे हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक पहला इंडिकेशन है जिसमें एक बड़ा फॉल यहां पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा बहुत लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के फंडामेंटल डिफरेंट हैं। फेस्टिवल सीजन की तैयारी में लोग अपनी लिमिट से भी ज्यादा खर्च करते हैं, तो जो खर्च करने की आदत है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर ओवरऑल अट्रैक्शन इसीलिए शायद इक्विटी मार्केट में ज्यादा देखने को मिल रहा है, और खासतौर से बैंकिंग सेक्टर जो है वो अट्रैक्शन में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक फैक्टर्स हमारे ज़्यादा हावी हो सकते हैं। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कई सारे सेंट्रल बैंक जो हैं, चाहे वो यूएस के हैं या यूरोप के हैं, वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं ताकि उनके देशों में इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो कम हो सके। लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक फैक्टर्स काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। जो एक अहम बात यहाँ पर रवि ने की वो थी कच्चे तेल से जुड़ी, उसी की खबर आपको बताते हैं। ग्लोबल स्तर पर क्रूड की कीमतों में आ रही गिरावट के बीच रूस भारत का बड़ा क्रूड सप्लायर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक क्लियर कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि देश में रूस से क्रूड इंपोर्ट 2% से बढ़कर 13% हो गया है। Where economic growth will have to be unfettered. The IMF might periodically bring down growth, global growth, because of the way in which the war has affected them, the way in which the Russian supply of fuel, gas is hitting European countries. और भले ही कच्चे तेल के दाम $90 के नीचे चले गए हों, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी कमी नहीं आएगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी लेकर जुड़ रहे मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी।
देखिए, क्रूड की कीमतों में गिरावट से एक तरफ जहां सरकार को राहत मिली है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कीमतें लंबे समय तक निचले लेवल पे बनी रहेगी या उसमें गिरावट की स्थिति जो है वो जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं उनका मानना है कि कई तरह के जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लिहाजा इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है कि लंबे समय तक क्रूड की जो कीमतें हैं वो $90 या उससे नीचे की स्थिति में बनी रहे, क्योंकि उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। आने वाले कुछ महीनों में डिमांड में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लिहाजा इसका असर कीमतों पर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक OMCs का सवाल है, वो अभी भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। अंडर रिकवरी का जहाँ तक सवाल है, डीजल पे उन्हें प्रति लीटर 12 से 13 रुपए का अभी भी अंडर रिकवरी हो रहा है। वहीं साथ ही साथ LPG पर भी उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर कीमतों में गिरावट आई है तो इसका फ़ायदा तुरंत कंज्यूमर को दिया जाए, इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि सोर्स हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि OMCs को इस बात का स्पेस देना चाहिए कि जो उन्हें घाटा हुआ है, जो उनके लॉसेस हैं, वो रिकवर कर पाएँ। हालांकि पेट्रोल पर अभी कोई अंडर रिकवरी नहीं है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि सर्दियों में LPG की डिमांड में तेज़ी आ सकती है, ग्लोबल लेवल पर इसमें तेज़ी आएगी। जहां तक डीजल का सवाल है, अक्टूबर-नवंबर में इसमें भारी डिमांड में भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है और जिसका सीधा असर जो है कीमतों पर देखने को मिलेगा। लिहाजा कोई भी कदम काफ़ी एहतियात के साथ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच में इस बात की संभावना बेहद कम नज़र आ रही है कि तुरंत जो है रिटेल प्राइसेस में कोई रिवीजन हो और इसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिले। तो कंज्यूमर को तो कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शायद कुछ फायदा मिले। रवि, जो गिरते हुआ कच्चे तेल का दाम है, बहुत ऑब्वियस उसके इम्पैक्ट होते हैं। एक एक करके अगर बात करें, पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, अगर मैं शेयर बाजार में ये स्टॉक लेना चाहता हूं तो लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, बेचारा कंज्यूमर जो है वो हर जगह मार खाता है, तो कम से कम उसको एक जगह कमाने का मौका मिलता है। पेट्रोल डीजल आप महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने बजट को अच्छा कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप पेट्रोल डीजल अगर आप यूज करते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कॉन्फिडेंस रखिए। IGL आपके लिए काफी अट्रैक्टिव है, गेल यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है, BPCL में आपने ग्रोथ देखी है, जिस तरीके से बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही पेंट इंडस्ट्री को भी मत भूलिए, यहाँ पर बर्जर पेंट, एशियन पेंट, फेस्टिवल का भी फायदा उठाइए और क्रूड ऑयल प्राइसेस से भी इनका फायदा उठाइए। अपोलो टायर, JK टायर, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये आपके त्योहारों को अच्छा बना सकते हैं। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भले कितनी भी बढ़े, लेकिन आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और आपको पैसे दे सकता है। ये सारे ही वो स्टॉक्स हैं जिन पर कच्चे तेल के दामों का इम्पैक्ट पड़ता है। देवांग, एक एक करके ये जो सारे सेक्टर्स अभी रवि ने गिनाए हैं उन पर बात करते हैं। पहले आप बताइए कि जो पेंट स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, इन सब में हमने अच्छी मूवमेंट देखी कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद। इस स्पेस में, पेंट स्पेस में, क्या कोई स्टॉक है जो आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ और अच्छे रिटर्न दे सकता है ट्रेडर्स को? यहाँ पर एशियन पेंट की बात करेंगे, ओवरऑल देखते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ट्रेंड एक पॉजिटिव है। आज हमने देखा है कि एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिला है, तो एशियन पेंट में खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 3370 का। अपसाइड जो टारगेट है वो 3550 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं एशियन पेंट में। ओके, तो एशियन पेंट्स होगा यहाँ पर पेंट स्पेस में, जिस पर सीधा सीधा असर कच्चे तेल का पड़ता है और ये स्टॉक अभी भी कुछ अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। टायर स्पेस की बात करते हैं देवांग, JK टायर्स हुआ या फिर दूसरे टायर स्टॉक्स हैं, उनमें भी कुछ आज, हालांकि JK टायर तो 2% नीचे भी था, क्या कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए? बात करता हूँ अपोलो टायर, जो ट्रेंड देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक अपोलो टायर बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 268 का। अपसाइड जो लेवल है वो 292 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं अपोलो टायर में, देखने को मिल सकते हैं अपोलो टायर में। शॉर्ट टर्म के लिए ये एक स्टॉक और हो सकता है जिस पर न सिर्फ फंडामेंटली इंपैक्ट पड़ रहा है बल्कि टेक्निकली भी स्टॉक में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनती है। यहाँ पर रवि, एक स्टॉक जो पिछले 2 दिन से चल रहा है और अच्छी तेजी दिखा रहा है वो है श्री सीमेंट का। कल भी मैं जब शो करने बैठा था तब भी वो निफ्टी का टॉप गेनर था, आज भी मैं बैठा हूं वो भी 5.5% ऊपर है। 2 दिन में स्टॉक करीब 9 से 10% चल चुका है। एक तो क्या हो रहा है सीमेंट स्पेस में, शायद आप इंसाइट दे पाएं, और दूसरा 8-9% अगर मिल गया है 2 दिन में तो अभी रखना चाहिए या मुनाफा ले जाए घर? देखिए, इस समय अगर आपको मुनाफे ले जाना है, कोई जरूरत है, क्योंकि आगे त्योहारों की अगर तैयारी कर रहे हैं और
त्योहारों को अच्छे से एंजॉय करना है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। पार्शियल प्रॉफिट 50% मुनाफा जरूर वसूल कर सकते हैं। लेकिन आपने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि सीमेंट सेक्टर में ऐसा क्या हो गया कि सारे सीमेंट सेक्टर भाग रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कमोडिटी के प्राइसेस यहाँ पर करेक्शन हुआ है, यानी कि स्टील के प्राइसेस गिरे हैं, लोहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से लोहा, सरिया, जितनी भी चीजें हैं ये थोड़ी सी सस्ती हुई है और कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पर अब एक्टिविटी ज्यादा बढ़ाई है। और इसी वजह से चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, आपने अंबुजा सीमेंट में नए हाई बनते हुए देखे, श्री सीमेंट भी अप ट्रेंड की तरफ है। और आपको याद होगा आज कुछ महीने पहले, हफ्तों पहले जब हम लोग इस बात का डिस्कशन कर रहे थे तो सीमेंट सेक्टर आगे निकलता हुआ 3 महीने में टारगेट दिया था कि अच्छा सेक्टर बन सकता है। तो आज के लिए भी अभी भी अगर आप सीमेंट सेक्टर में निवेश करके रखते हैं तो 8 से 10%, यानी दिवाली से दिवाली तक में जाएंगे तो आपको 16 से 18%, और अभी दिवाली का जब तक वेट कर रहे हैं तब तक ही आपको 5 से 8% की ग्रोथ तो यहाँ पे दे ही सकता है। तो मुझे लगता है कि मेन है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बढ़े हैं और जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत अग्रेसिव तरीके से हो रहे हैं उसका फायदा सीमेंट सेक्टर को यहाँ पर मिल रहा है। श्री सीमेंट पर इस समय देवांग आप क्या कॉल दे रहे हैं? हमने देखा अब पिछले 7 दिनों में करीब 15% चल गया है स्टॉक। श्री सीमेंट की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर है स्टॉक्स तो न्यू बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, पर अगर स्टॉक है तो उसे होल्ड करके रखे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 23,500 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल है वो 25,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं श्री सीमेंट में। 25,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं श्री सीमेंट में। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करके रखें, नई बाइंग मत करिए क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है। हम देख रहे हैं जाहिर तौर पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं दिखता है। एक खबर और आपको बताते हैं, रेलवे जल्द ही सालाना 1 लाख व्हीकल्स के लिए टेंडर्स जारी कर सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित पूरी डिटेल्स के साथ। भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर, और ये खबर मेक इन इंडिया से भी जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे मंत्रालय जल्द ही रेल पहियों को लेकर के एक बड़ा टेंडर जारी कर सकता है। जिस तरीके से रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ रोलिंग स्टॉक मसलन कोचेस या फिर रेल इंजन के प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है, लिहाजा उसको पटरियों पर दौड़ाने के लिए रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा रेल पहियों की ज़रूरत है। और इसको देखते हुए सूत्रों ने बताया कि रेलवे एक टेंडर जारी कर सकता है और जो सालाना रेल पहियों का जो रिक्वायरमेंट या आवश्यकता है वो 1 लाख से ज़्यादा रह सकती है। यानी कि जो टेंडर होगा इसमें एनुअल व्हील प्रोडक्शन वो है वो 1 लाख से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखा जा सकता है। और इस टेंडर का जो क्वांटम या साइज हो सकता है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रह सकता है। जाहिर तौर पे ये तमाम पीएसयूज के लिए और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस टेंडर में प्रतिभागी बन सकते हैं और वो रेलवे के साथ इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ तक रही रोलिंग स्टॉक की बात, तो रेलवे लगातार अपने कोचेस प्रोडक्शन में और साथ ही साथ लोकोमोटिव प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है। आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो जो एलएचबी कोच प्रोडक्शन का टारगेट मौजूदा साल यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 का है वो तकरीबन 6,000 है। 5,896 का एलएचबी कोचेस का प्रोडक्शन का टारगेट है, जबकि पिछले साल ये 6200 से ज़्यादा था। इस तरीके से लगातार रेलवे एलएचबी जो कोचेस है उसके प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जो लोकोमोटिव्स या फिर इंजन है, इसका जो प्रोडक्शन टारगेट इस साल का रखा है वो 1190 है, तकरीबन 1200 आप मान लीजिए, और ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो रोलिंग स्टॉक का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है उसको देखते हुए रेलवे रेल पहियों की ज़रूरत को भी पूरा करना चाहता है। तो एक बड़ा टेंडर यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी किया जा सकता है। 1 लाख रेल पहियों की आवश्यकता को देखते हुए ये टेंडर जारी किया जा सकता है और ये तमाम पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि मेक इन इंडिया में भी प्रतिभागी बन पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया की तरफ भी सरकार का फोकस है। चलिए हमारा फोकस अब बढ़ाते हैं कि कल कौन से ट्रेडिंग स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। जानते हैं हमारे मेहमानों से आज के वीआईपी शेयर्स। दोनों ही मेहमानों को मैं 1-1 मिनट का समय दे सकता हूं। देवांग, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स पर कल फोकस रहेगा आपका? फर्स्ट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर। हमने देखा बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, तो उसमें एसबीआई है। एसबीआई खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 531 का, टारगेट है 559। नेक्स्ट स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। हमने देखा है काफी अच्छा मोमेंटम बना है, हाइट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 422 का, टारगेट है 447। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एसबीआई, यहाँ पर 2 बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें आपको खरीदारी करनी है तो आपको मिलेंगे बेहतरीन रिटर्न्स। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे?
देखिए, दो सेक्टर की बात की है मैंने, एक तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड रहा है, दूसरा जो है वो आपने आईटी सेक्टर को बोला है। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि ये बाइंग मोमेंटम काफी अच्छा दे चुका है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से 3150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और कल के लिए भी ये पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। तो अगर आप इंट्राडे में भी अगर कुछ प्रॉफिट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी प्रॉफिट चाहते हैं, पोर्टफोलियो में भी रखना है स्टॉक, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं, फंडामेंटल काफी यहाँ पर स्ट्रांग है और उसका फायदा यहाँ पर सीधा सीधा मिलेगा। दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। काफी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में था, आईटी सेक्टर में करेक्शन अच्छा मिल चुका है और उसकी वजह से काफी स्टॉक्स जो हैं वो अब वैल्यू बाइंग की तरफ आ गए हैं। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा को आप करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं और अपसाइड का टारगेट होगा 1350 का। हालांकि इसमें इंट्राडे में जब अगर मूव नहीं भी आता तो हम सिर्फ आगे 2 महीने का अगर टारगेट रखते हैं तो भी यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा दोनों ही अच्छे दिखे हैं, नंबर्स पे अच्छा रहा है, अट्रैक्शन रहा है और वैल्यू बाइंग के लिए अब काफी अग्रेशन आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको पोर्टफोलियो हो या इंट्राडे ट्रेड, दोनों स्टॉक आपको आपने उसमें शामिल करना चाहिए। पोर्टफोलियो या फिर इंट्राडे, जैसा भी आप चाहें, दोनों स्टॉक को कर सकते हैं शामिल, टेक महिंद्रा और पिडिलाइट। यहाँ पर रवि की पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए कल की तैयारी को हम यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।